हाँ जी, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे शॉर्ट और क्लियर नोट्स की कि आपने किस तरह से बनाने हैं शॉर्ट और क्लियर नोट्स। अब देखो, अगर तो आपके पास कोई बुक है, ज़ाहिर है बुक तो होगी ना, आप किसी बुक से रेफ़र कर रहे होंगे कि जहाँ से आपने प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो अगर तो आप उसी बुक को सेम टू सेम अपने नोट्स पे छापने बैठ जाते हो, पैराग्राफ्स लिखने बैठ जाते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादातर लिखने में ही जो है वो वेस्ट हो जाएगी और आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसका सबसे बेहतरीन सलूशन यही है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स से मुराद ये है, आप कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बुलेट पॉइंट्स का पता होगा। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैंने बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हैं, मैंने इसमें पैराग्राफ नहीं ऐड किए। तो आपने भी इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स में अपने टॉपिक्स जो हैं वो उनके नोट्स बनाने हैं। सो लेट्स से मेरे पास कोई टॉपिक है, अर्थक्वेक अगर मेरे पास टॉपिक है, जीएसए का टॉपिक है, तो मैंने अर्थक्वेक की डेफिनेशन लिख ली। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने हेडिंग देख ली कि इसके कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं, मैंने उसके बुलेट पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने सीज़मिक वेव्स के बारे में मैंने लिख लिया कि कौन सी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक की वजह से, जिनकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो आता है। तो उसके अलावा मैंने जो है वो हमारी जो पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में मैंने लिख लिया। ये सारा आपका सिलेबस है, तो उसके बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिख ली। एक तो ये हो गया तरीका बुलेट पॉइंट्स का। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, हमारा टॉपिक था रशिया और यूक्रेन की वॉर, लेट्स से, या फिर ईरान और इज़राइल की वॉर मेरा टॉपिक था करंट अफेयर्स का। अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं पूरा पैराग्राफ, पूरा रिसर्च आर्टिकल जो है वो छाप के लिख दूँ, बाद में मुझे पढ़ा ही ना जाए और पेपर के टाइम पे मैं रिवाइज़ भी ना कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने सेंटर में लिखा रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में मैंने ऐसे करके रशिया यूक्रेन वॉर लिखा और मैंने ऊपर यहाँ पे हेडिंग दे दी, या फिर यहाँ पे दरमियान में मैंने लिख दिया कि कॉजेज़ ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, या बैकग्राउंड ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, या ईरान इसराइल वॉर। तो यहाँ पे मैं उसका एक कॉज, दूसरा कॉज, तीसरा कॉज, ये वाला इस तरह से मैं लिखती जाऊँगी शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में इस तरह से बना के। तो ये मेरा एक फ़्लो चार्ट बन जाएगा और मुझे पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जो है वो मेरा एक ही पेज पे ये सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो जब पेपर होगा, मेरे पास शॉर्ट टाइम होगा, तो मैं इसको आराम से इसको मैं रिवाइज़ भी कर पाऊँगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का बेसिकली तरीका जो है वो यही होता है कि आपने उसको शॉर्ट ही रखना है, आपने उसको मिनिमाइज़ करना है। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, जो आपने सिर्फ पेपर में लिखने होते हैं अपनी फॉर्मल राइटिंग में, उनसे आपने परहेज़ करना है। वो चीज़ें, मतलब वो वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनको आप सुनते हैं तो आपके माइंड में एक पूरी हिस्ट्री आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने और क्लियर बनाने हैं। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मेसी हों, आप जो है वो चीज़ें जो है वो ऐड करते ही जाएँ, करते ही जाएँ। अब देखो, मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, लेट्स से मेरे पास ये एक पेज है और मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए। अब मैंने यहाँ पे इनिशियली मैंने आज बनाए हैं नोट्स, तो भाई मैंने टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने पेज के ऊपर लिख दी है, मेरा पेज फिल हो गया है। अब मुझे कहीं से और इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक तो सब्जेक्ट तो है, वो डेवलपमेंट्स आती रहती हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी, तो वो बड़ा मेसी हो जाएगा। आपने ये नहीं करना। इसके लिए आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। आप स्टिकी नोट्स जो हैं वो लगा लें ऊपर, और वो लगा लें, या फिर आप साथ में कोई एक और पेज जो है वो ऐड कर लें, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आपके रीडेबल नोट्स हों, क्लियर हों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही आप फंसते जाओगे और फिर बस निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छा, आपने करंट अफेयर्स के साथ आपने अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का भी एक स्पेशल आपको एक टेक्निक चाहिए होती है कि आपने उसको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, आपने अपडेटेड रहना है। अपडेट आप कैसे रह सकते हैं, डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप अपने जो है वो एमसीक्यूज़ उसके अंदर से निकालेंगे, कुछ की पॉइंट्स निकालेंगे। मेरी भी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है वो कोई ग्रुप बना दूँ, जहाँ पर आपको एनालिसिस वगैरह कुछ और आपको डेली बेसिस पे समरीज़ और ट्रांसलेशन वगैरह, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मुझे याद पड़ता है जब मैंने
न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन में, ट्रस्ट में मुझे 3 घंटे तो सिर्फ वो एडिटोरियल के जो ओपिनियंस थे, एडिटोरियल्स थे न्यूज़पेपर के, उसमें पढ़ने में लग जाते। तो मैं सोचती थी कि लोग पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं मिनटों में। तो वो बड़ा एक हेल्पफुल हो जाता है जब आपको ट्रांसलेशंस वगैरह मिल जाती हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि वो चीज़ें जिन पे आपका टाइम ज़्यादा लगना था आपको खुद से करनी पड़ती थी, अगर कोई आपको करके दे देता है तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। ऐसे और प्रेसी राइटिंग की आपने वीकली प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं करना कि आप स्टार्ट में ही आपने पूरा ऐसे जो है वो लिखने बैठ जाना है। नो, ऐसे के स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। ऐसे का फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे ही होता है जैसे कोई मैथ का फॉर्मूला हो। तो ऐसे जो है वो रैंडम नहीं है, ऐसे का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसे लिखने के काबिल हो जाओगे। और ऐसे भी आपने स्टार्ट में ऐसे नहीं करना कि सारा ऐसे लिखें, आप पहले इंट्रोडक्शन लिखना पहले तो आप आउटलाइन लिखना शुरू करें, आपको आउटलाइन लिखनी आ जाए। जब आप आउटलाइन लिखनी आपको आ जाए तो आप थीसिस स्टेटमेंट पे आएँ, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करें, फिर आप जो है वो कंक्लूजन की प्रैक्टिस करें, फिर आप बीच के जो मिडिल पैराग्राफ्स होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। ऐसे को आपने इस तरह से लेके चलना है। और ऐसे जो है वो बहुत ही रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मोस्टली एस्पायरेंट्स, बल्कि फेल ही लोग ऐसे में होते हैं। अच्छा, कुछ स्टडी ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जैसे हमारा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोई मैस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं ताकि आप अकाउंटेबल रहें। कुछ डोंट्स हैं CSS 2027 से रिलेटेड कि आपने नहीं करनी। पहला तो ये है कि आपने अपनी प्रिपरेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करनी। आपने सबसे पहले अपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना है, देन उसके बाद आपने अपने ऑप्शनल पे आना है। बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी, आप मेस क्रिएट कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जस्ट रिलाई ऑन योर सिलेबस। और अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने सिलेबस को मिसाल के तौर पर आपका कोई टॉपिक है और वो टॉपिक है कि टॉपिक कौन सा टॉपिक है, लेट्स से आपका टॉपिक है जी कि 1947 की इंडिपेंडेंस आपका टॉपिक है, तो आपने उससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो आपने कलेक्ट करना है। आप कोई भी मार्केट से बुक ले लें जो आपके सिलेबस को थॉरोली कवर करती हो, चाहे वो JWT की हो, अच्छी बुक्स होती हैं। मैं कह देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये वाली बाय कर लें, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर रिलाई करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्केट से तो हर बंदा वही बुक जो है वो ख़रीद रहा है। तो अगर आप भी वही लिख रहे हैं जो आपका साथ वाला लिख रहा है, तो फिर ये कैसा कॉम्पिटिशन हुआ, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो लो हो जाते हैं। और आपने अपने पेपर को अपने साथ वाले कैंडिडेट से स्टैंड आउट करवाना है। तो स्टैंड आउट करवाना है तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये है कि आपने अलग करना है, यूनिक बनाना है। पास्ट पेपर्स को और उनकी प्रैक्टिस को आपने कभी भी स्किप नहीं करना, और राइटिंग प्रैक्टिस को आपने डिले नहीं करना। राइटिंग प्रैक्टिस वो चीज़ है जो आपने अपने एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करनी है, क्योंकि आप उनसे मिलने नहीं जा रहे, वो आपकी पर्सनालिटी को जज नहीं करेगा, वो आपको पास करेगा क्योंकि आपका पेपर उसके पास होगा। ठीक है, तो आपके पेपर को देख के, आपकी राइटिंग को देख के, आपने जो लिखा होगा उसके बेसिस पे वो आपको देख के पास करेगा। तो आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़रूर फोकस करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को इग्नोर नहीं करना। आपने अपने आप को पॉलिश करना है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपका मटेरियल और आपका लिखा हुआ, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है तो आप 12 मंथ का स्टडी प्लान बना लें। ठीक है, स्टडी प्लान से मतलब ये नहीं कि आपने अब पूरा 10 या 2 पेज भरने बैठ जाना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जस्ट स्टिक, मतलब आप ये कोशिश करें कि भाई मैं 1 महीने में जिन बच्चों को लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत वीक है और उनको बेसिक्स पे अभी काम करने की ज़रूरत है, तो वो अभी ज़्यादा आगे ना जाएं। आप ऐसा करें, आज की डेट और नेक्स्ट मंथ इसी डेट को आप कोशिश करें कि इस मंथ मैंने अपना जो है वो इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। पूरे महीने मैंने इंग्लिश पे काम करना है और मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। जब आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए तो फिर आप साथ साथ अपनी इसकी प्रिपरेशन भी जारी रखें। तो ये है। उसके बाद कोशिश करें कि आप एक सब्जेक्ट को उठाएं, 2 सब्जेक्ट्स को उठाएं, उनका सिलेबस कवर करें। अगर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है साथ साथ नोट्स बनाएं, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलते जाएं। और लास्ट के मंथ फिर आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस तो वैसे वीकली भी चलती रहेगी, लेकिन वो एक स्पेशल प्रैक्टिस जो आपने मॉक्स देने होते हैं, आपने इवैल्यूएशन करवानी होती है कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स हैं, वो फिर आपने लास्ट मंथ में जाके करनी है, लास्ट मंथ्स में जाके करनी है, ये नहीं कि आखिरी महीने में जाके। तो लास्ट के जो 3-4 मंथ्स होते हैं उनमें आपने करनी है।
अच्छा, स्मार्ट नोट मेकिंग टेक्निक्स यूज़ करें जो मैंने पहले भी बता दी हैं, और मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें आफ्टर 3 मंथ्स। अच्छा, कुछ रिकमेंडेड रिसोर्सेज भी हैं, आप रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। एफपीएससी का सिलेबस द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिसोर्स आपके लिए, जो आपको एक समझे एक आईना देता है कि आपने चलना किस रास्ते पे है। एफपीएससी का सिलेबस आप अंडरस्टैंड करें और उसके ऊपर जो है वो काम करें। पास्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट हैं, आपने पास्ट पेपर्स पर काम करना है। उसके बाद डॉन के एडिटोरियल्स आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मुझे नहीं लगता वो कभी सीएसएस पास कर पाएंगे। न्यूज़पेपर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, आपको सोचने की तहरीक देता है। आप एक सीएसपी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते डेली बेसिस पे, तो वो सीएसपी बनने का ख्वाब तो वो फिर छोड़ ही दें, कोई और काम कर लें। JWT और वर्ल्ड टाइम्स के मैगज़ीन्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हर मंथ में ग्रुप में शेयर करती होती हूँ द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स सेल्फ़ स्टडी कर रही हैं, सेल्फ़ स्टडी पे रिलाई करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं लेना चाहते किसी से भी, या अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप कोशिश करें कि आप यूट्यूब के लेक्चर्स ले लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्ड हों, ताकि आप क्रैमिंग से बच जाएँ। क्योंकि क्रैमिंग आपको बहुत नुकसान देती है। मतलब आपने किसी चीज़ को समझा नहीं है, बस आप उसको याद कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आप 2025 का इस्लामियत का पेपर देख लें, जिस बच्चे ने क्रैमिंग किया, रटा लगाया, वो इस्लामियत के पेपर में भी इस साल अभी आएगा रिज़ल्ट, तो देखना आप कितने बच्चे इस्लामियत में फ़ेल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को तो वहाँ पे वो उन्होंने जो सवाल पूछे हुए थे उनका ही मतलब उनको उर्दू में ही नहीं पता लग रहा था कि उन्होंने क्या चीज़ पूछी हुई है, एक्चुअल में हमने लिखना क्या है। तो हमेशा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, रूट्स तक जाएँ। अच्छा, ये हो गया। CSS is a marathon, not a sprint consistency. Not a sprint. तो consistency beats long hours. Right strategy can save 2 years of your life. CSS जो है वो एक जैसे रेस होती है मैराथन की, बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो एक सही स्ट्रेटजी आपके 2 साल जो है वो सेव कर सकती है। और आपकी जर्नी अभी स्टार्ट होने लगी है, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना, आपने इस चीज़ को अपने साथ साथ लेके चलना है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन और आंसर सेशन के लिए हमारा ये टाइम है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। CSS 2026 के एस्पायरेंट्स, 2027 के एस्पायरेंट्स, आपके माइंड में जो सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो कंसर्न्स हैं CSS से रिलेटेड, प्लीज़ आज पूछ लें। आपके पास मौका भी है और आपके पास टाइम भी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय CSS एग्ज़ाम, तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ